लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था? क्या किया था लास्ट क्लास में? लास्ट हाँ क्लास अहमद। में हाँ, क्या किया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसका किया था, लेआउट वगैरह किया था। लेआउट की फाइल देखी थी, और क्या देखा था? सारा फोल्डर का स्ट्रक्चर देखा था, और थ्योरी देखी थी कि ये जो है नेक्स्ट जेएस को क्यों प्रेफर किया जाता है। सही है। हम्म। वेब डेवलपमेंट में नेक्स्ट जेएस को क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? बिकॉज परफॉर्मेंस की बेस पे, और दूसरा एसईओ की बेस पे, और काफ़ी सारी चीज़ें और ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन, और राउटर भी अपना खुद से प्रोवाइड करता है, हमें कहीं से उठाना नहीं पड़ता। अगर हम रिएक्ट में काम कर रहे होते थे तो रिएक्ट के पास अपना राउटर होता ही नहीं है, हमें कहीं और से लेना पड़ता है। तो वो एक ड्रॉबैक था जो कि नेक्स्ट.जेएस ने पूरा जो कि नेक्स्ट.जेएस ने सॉल्व किया। दूसरा एसईओ का ड्रॉबैक, वो भी नेक्स्ट.जेएस ने सॉल्व किया। अच्छा, एक बात है ना कि यार जब एसईओ होती नहीं, एसईओ है भी ज़रूरी, तो नेक्स्ट.जेएस तो रिएक्ट का यूज़ कैसे होता था वे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना, कि जब वेबसाइट की एसईओ हो ही नहीं पाती, वो रैंक ही नहीं कर पाती, तो उसकी एसईओ हुई कैसे? तो उसको इतनी प्रेफरेंस मिली कैसे, वो ज़्यादा यूज़ कैसे हुई? वजह पता है क्या थी? अगर जहाँ पे एक वेबसाइट पे काम कुछ ऐसा होता था ना कि जब तक इंसान लॉगिन ना करे उसको आगे का डेटा शो ना हो, जब तक इंसान उस जगह पे अपना अकाउंट क्रिएट ना करे उसको कोई भी चीज़ शो ना हो, तो वहाँ पे रिएक्ट यूज़ करते थे लोग। समझ में आ रही है? जैसे फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है ना, जब तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तुम्हें कुछ शो नहीं होगा वहाँ पे। क्लियर है? तो सही इस है। तरीके के कामों के लिए ना रिएक्ट का यूज़ होता था। फिर देखा भाई मसले तो होते हैं फिर भी, कि अगर वेबसाइट पे बनाने का वक्त आए तो बन तो जाएगा, लेकिन एसईओ ही नहीं हो पाएगी। फायदा, वेबसाइट हमारी रैंक ही नहीं करेगी। सही है। कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, तो अब HTML का कोड ही उसके अंदर होगा ही नहीं। HTML का कोड होगा ही नहीं, बस एक डिव दिखेगा जिसकी आईडी रूट होगी। HTML का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके अंदर एक डिव होगा, एम्प्टी डिव, और उसकी आईडी रूट होगी, बस उतना तक वो दिखेगा। उसके अलावा वो कोई सी भी HTML हमें शो नहीं कराएगा, कुछ भी नहीं। गूगल का बोर्ड जब जाके उस पर देखेगा, व्यू पेज सोर्स करके देखेगा उसके कोड को, बोलेगा भाई ये तो HTML है नहीं, ये कौन सी वेबसाइट बना दी इन लोगों ने बिना बिना HTML के। सही है। तो उसको क्या करेगा, बैड बैड प्रैक्टिस बोलेगा, यानी कि उसको ना लिस्ट में ही नहीं डालेगा, अच्छी वेबसाइट के रैंक ही नहीं करेगा उसको। रैंकिंग से मुराद ये है, अब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है सर्च करते हैं, सही है, हम गूगल पे जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की रिएक्ट पे, सही है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा है, यानी कि ना किसी भी जो वेबसाइट है ना, कोई सी भी, अभी अपनी वेबसाइट को जो हमारे अलावा जो भी वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन अगर हमने अपनी वेबसाइट रिएक्ट पे बनाई हुई है तो वो हमारी वेबसाइट शो नहीं कराएगा। सही है। हम गूगल पे सर्च करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट शो नहीं कराएगा। वजह क्या? उसकी एसईओ ही नहीं होगी। एसईओ क्यों नहीं होगी? क्योंकि एचटीएमएल का कोड वेबसाइट पे व्यू पेज सोर्स पे आता ही नहीं है। एचटीएमएल का कोड जो है वो लिखा हुआ आता ही नहीं है, सिर्फ एक डिव आएगा उसके अंदर लिखा हुआ, एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होगा, एक डिव होगा, और उसकी आईडी रूट होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सही है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। तो वे इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट.जेएस को प्रेफर किया। नेक्स्ट.जेएस ने हमें राउटिंग की पर्सनल फंक्शनैलिटी ला के दी, भाई राउटिंग हमें प्रोवाइड की, भाई तुम मेरा वाला राउटर यूज़ करो और कोई राउटर यूज़ ना करो। दूसरा एसईओ के मसले हल किए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमें नेक्स्ट.जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग भी अलाउ की, यानी कि अब हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम इस पे इजीली कर सकते हैं। फ्रंट एंड का काम भी कर सकते हैं और बैक एंड का काम भी कर सकते हैं। क्लियर है? सही है। सही है सर।
ठीक है। तो अभी मैंने सब क्या किया था, मैंने ना इसको ना वेबसाइट पे खोला था, मैं दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। अब अगर हमें इसको रन कराना है, ऐसा ही अपने ब्राउजर पे रन कराना है, तो हमें एक कमांड देनी होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे npm रन डेव। हम बन का भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास बन जो है डाउनलोड नहीं है, तो अभी npm से काम चला लो। सही है। तो अभी यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट 3000 इसका होस्ट दे रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो मुझे पूरा का पूरा वो होम पेज लाके दिखा देगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। पूरा का पूरा ये वाला डेटा मुझे लाके दिखाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ ही आता है जब हम रिएक्ट नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये जो HTML के टैग हैं ये बाय डिफॉल्ट बने हुए लिखे हुए आते हैं, हम ये मैंने नहीं लिखा बैठ गया, ये लिखा हुआ आया है। ठीक है। तो इसने मुझे शो करा दिया भाई नेक्स्ट डॉट जेएस गेट स्टार्ट बाय एडिटिंग SRC 7 सी और चेंजेस इंस्टेंटली। सही है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो उसमें लिखी हुई है। सही है, होम पेज पे जो लिखी हुई है। सही है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो होम पेज पे लिखी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को हटाता हूँ। सही है, इस पूरे को मैं, अच्छा हम ना ये देखो यहाँ पे ना टेलविन सीएसएस यूज हो रही है। टेलविन सीएसएस के अंदर ना क्लासेस होती हैं, ये देख रहे हो, रो, जस्टिफाई, सेंटर, लिस्ट इनसाइड, लिस्ट डेसिमल, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट सेंटर, ये पैडिंग है, पैडिंग एक्स है, पैडिंग वाई से, फोन कैसा रखना है, बोर्ड रखना है, ये सारी ये टेलविन सीएसएस है। ये डिस्प्ले इसका फ्लेक्स किया हुआ है, आइटम सेंटर किया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की हुई है। ये जो ये टेलविन सीएसएस है, बिल्कुल टेलविन सीएसएस है पूरी। सही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैंने प्योर सीएसएस पे नहीं बनाया, ये टेलविन सीएसएस का ऑप्शन मैंने इसको बोला है कि आप टेलविन सीएसएस का ऑप्शन जो है रखो। अब इतनी कोई टेंशन लेनी नहीं है कि क्या क्या कोड लिखा हुआ है, या ऐसा ऐसा खुद ही क्लियर होता जाएगा। अभी फिलहाल इसको हटा देते, मेरे को कोई नीड नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो इमेज आ रहा है मुझे इसकी भी फिलहाल के लिए नीड नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास सिंपली क्या है, एक कंपोनेंट दिख रहा है इस फाइल के अंदर। क्या है, एक कंपोनेंट। सही है। अब कंपोनेंट का मैंने बताया था ना, कंपोनेंट हमारे पास देखो, हमारे पास ना दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लास कंपोनेंट, एक होता है हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा चलो इतना बताओ, ये अभी कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट है क्लास कंपोनेंट है, गेस करो जरा। हाँ सर, जल्दी बताओ भाई, आगे भी कवर करना है। फंक्शन। फंक्शन है, फंक्शन। सही है, फंक्शन कंपोनेंट है। पहले फंक्शन कंपोनेंट अब क्यों यूज करते हैं, 2020 में हमारे पास हुक्स आ गए थे। सही है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज रिड्यूसर, और भी यूज आईडी है, ये हुक्स हमारे पास आ गए थे। तो फिर ना फंक्शन कंपोनेंट को यूज करना और भी इजी हो गया। नहीं तो पहले हम क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास हुक्स नहीं होते थे। 2020 में क्या हुआ, 19-20 में हमारे पास रिएक्ट में हुक्स प्रोवाइड कर दिए, जिसकी बदौलत हमने क्लास कंपोनेंट को बाय बाय कर दिया। क्योंकि क्लास कंपोनेंट जो है ना, थोड़ा ना मुश्किल स्ट्रक्चर उसका होता था, काफी ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था, कि भाई उसके लिए मेथड अलग, वो प्रॉपर्टी वगैरह सारी सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन फंक्शन में क्या है, फंक्शन कंपोनेंट में क्या है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है। चलो मैं फिलहाल इसको भी हटाया, तो ये जो एक्सपोर्ट हुआ है ना, यहाँ पे बस एक फंक्शन कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन एक कंपोनेंट बना हुआ है। अच्छा अब ये कैसे पता चल रहा है यार ये कंपोनेंट है, पर ये तो ऐसा फंक्शन बना हुआ है, ये पता कैसे चल रहा है कंपोनेंट बना हुआ है हमारे पास है। मैं बताऊँ क्या आंसर बताऊँ? हाँ हाँ, बता भाई, कोई भी बता दे। ये हम लोगों ने कंपोनेंट इतना पता लगता है कि फंक्शन के पास जो हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, और जैसे होम लिखा हुआ है, तो शुरू का जो लेटर हाँ, होता है फंक्शन का वो नाम। बिग होता है। हाँ, वो कैपिटल होता है। इस पे जो है ना टाइटल केस फॉलो होता है। टाइटल केस पता है ना, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, है। हाँ
टाइटल केस होता है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में इसको इस चीज को टाइटल केस नहीं कहते, हम इस चीज को कहते हैं पास्कल केस। मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ, इस चीज को हम कहते हैं पास्कल केस। ठीक है, ये पास्कल केस कहलाता है। मैं यहाँ पे होम लिखा हुआ है ना, मैं होम पेज करके लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, सही है हम, पास्कल केस। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। ये होता है हमारे पास पास्कल केस, सही है। टाइटल केस भी होता है, लेकिन रिएक्ट और सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर, या रिएक्ट बोल दो, रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर हम इसको पास्कल केस बोलते हैं, सही है, पास्कल केस। ठीक है, तो वो हम जो है कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं। अगर जो फंक्शन है उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, सही है, तो वो क्या होगा, कंपोनेंट होगा या फिर एक फंक्शन होगा? तो पहले लेटर अगर स्मॉल हुआ तो फंक्शन होगा। तो तो फंक्शन होगा, सही है। तो ये होती है इनकी ना पहचान करने का तरीका। अच्छा, और एक और भी फर्क है फंक्शन और फंक्शन, प्योर फंक्शन और फंक्शन कंपोनेंट में डिफरेंस करने का। एक चीज हमेशा याद रखना कि ना, जो हमारा प्योर फंक्शन होता है ना जावास्क्रिप्ट वाला, कभी कभार वो कुछ रिटर्न कर रहा होता है, कभी कभार वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा होता, हमने देखा है ना। कभी कभार हमें जरूरत होती है उस फंक्शन में कोई रिटर्न करवाना हो, कोई चीज सेव करा के रखनी हो, और कभी कभार हमें जरूरत होती है कि हमें उसमें कोई भी चीज सेव नहीं करा के रखनी, सही है। ये हमने किया है ना हर बार जब भी हम फंक्शन पढ़ रहे होते थे, हाँ, कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज रिटर्न करा के यानी कि सेव करा के उस फंक्शन के अंदर रखनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उस फंक्शन में कुछ सेव नहीं कराना होता। सही है, ये हो गया प्योर फंक्शन। लेकिन लेकिन जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट में, इस पे हमेशा याद रखना, इस पे रिटर्न होती है JSX, सही है। इस फंक्शन के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर रिटर्न होती है HTML, सही है। सही है। क्लियर है, HTML रिटर्न होती है। मैं फिलहाल के लिए राउंड ब्रेसेस भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखा तो, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट होता है उस पे हमेशा HTML रिटर्न होती है, सही है। HTML यानी कि HTML मतलब JSX उसके अंदर रिटर्न होती है, सही है। JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट और HTML, सही है। तो ये चीजें जो है उस पर रिटर्न होती है हमेशा। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास JSX रिटर्न होती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट और HTML। अच्छा, अब ये अभी देखा जाए, फंक्शन है, फंक्शन कंपोनेंट है, सही है ये, और इसके अंदर रिटर्न हो रही है हेलो वर्ल्ड। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, JSX ही है हमारे पास, सही है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो JSX ही है। क्यों JSX है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी है और उसके साथ साथ क्या है, HTML भी है, सही है। जावास्क्रिप्ट भी है और उसके साथ साथ HTML भी है। क्या इस चीज को हम और डिटेल में करेंगे जब हम ना रिएक्ट पे एकदम से आएंगे ना, जब हम फंक्शन कंपोनेंट को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, सही है। तो हम इस चीज को और क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम राउटिंग की थोड़ी बेसिक नॉलेज हासिल कर रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं इसको जरा थोड़ा बता, लेकिन थोड़े और उसमें हम अगली क्लास में इसको करेंगे, आगे हफ्ते वाली या इतवार वाली क्लास में, सही है। तो अभी टेंशन नहीं लेना इतनी, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके से JSX है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न हो रही है, HTML रिटर्न हो रही है। क्लियर है? सही। जे अच्छा एस देखो, एक्स हाँ JSX, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JSX, सही है। यानी कि जावास्क्रिप्ट और XML, एक्सएमएल। सही है। अच्छा, लेकिन हम तो टास्कस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं ना, तो टास्कस्क्रिप्ट में हम क्या बोलेंगे, JSX बोलेंगे, पीएसएक्स। सही है। तो हम TSX बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TSX, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट और XML, सही है भाई, क्लियर है। सही है। जावास्क्रिप्ट में हो तो JSX, टाइपस्क्रिप्ट में हो तो TSX। अब ऐसे भी आगे जाके ये पूरा का पूरा टाइपस्क्रिप्ट में हो जाएगा,
क्योंकि सबको पता है टाइप सेफ्टी हमें प्रोवाइड होती है, हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट में प्रोवाइड होती हैं जो हमारा काम जो है आसान करती है, एरर हैंडलिंग में खास तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या क्या रिटर्न किया है, सही है। अच्छा, रिटर्न के बाद हमने याद करो, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें अलाउ नहीं करता। ये सबको याद है ना, कि अगर हम रिटर्न के बाद कुछ भी लिखें, सही है, तो हमें वो अलाउ नहीं करता कि हम रिटर्न के बाद कुछ लिखें। अगर हम कुछ लिखने भी जाएंगे ना तो उसका कलर ये लाइट कर देगा। देखा, मैं कुछ और, चलो मैं ब्रेक ब्रेक लिख देता हूँ। देखा, उसका कलर राइट कर दिया और एरर भी दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? अनरीचेबल कोड। यानी कि अगर हम एक बार हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न लगा दिया, ये चीज याद है ना, कि अगर हम ब्रेक का यूज करते थे, हम कंटिन्यू का यूज करते थे और हम रिटर्न का यूज करते थे, उसके बाद हमारा कोड कहीं पे रीच ही नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमने वो कीवर्ड लिख दिया ना, तो अब उसके नीचे हम कोई भी कोड लिख ही नहीं सकते। ये चीज याद है ना, मैंने टाइपस्क्रिप्ट में बताई थी कि जब हम हाँ। रिटर्न लिख रहे होते हैं या ब्रेक लिख रहे होते हैं या कंटिन्यू लिख रहे होते हैं, तो उसके बाद हम कोई भी कोड लिख ही नहीं सकते। जो कम जो ब्राउजर जो है उसको फिर रीड ही नहीं करेगा। उसने देख लिया, हाँ भाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, चलो भाई खत्म, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, चलो भाई हो गया, और क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, तो चलो भाई यहाँ पे काम हो गया, अब आगे झाँकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसको समझ रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे यार देखा जाए तो एक H1 का कैरेक्टर मैंने लिखा है। यार एक कैरेक्टर, खाली एक टैग से तो वेबसाइट बनेगी नहीं, मुझे तो काफी सारे टैग की जरूरत होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न के साथ साथ हम राउंड ब्रेसेस लगा देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस लगा देंगे, और अब उसके अंदर हमें जितनी भी HTML लिखनी हो हम इजीली लिख पाएंगे। सही है भाई, सही यहाँ है। तक क्लियर है? कोई इशू? नहीं, सही है। सही है सर। फिर से कंटिन्यू, फिर से एक बार बता ना। चल ठीक है। कहाँ मैं से? चला गया था असल में। अबे बताया तो कर, कहाँ से बताऊँ? कहाँ तक किया था अभी, बता जल्दी। अभी तू क्या बोल रहा था, ये बोल वापसी। यार देख भाई, मैं अभी क्या बोल रहा था, ठीक है, वापस से आ जाता हूँ मैं। ये चीज याद है? अच्छा, अगर मैं रिटर्न के बाद कुछ लिखता हूँ तो कोड लिखा जाएगा, है? मैं रिटर्न के बाद कोई कोड लिख सकता हूँ, है अशर? नहीं, रिटर्न के लिखते बाद? तो लिखते तो नहीं थे ना अपन लोग। अबे मुझे बस ये बता, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? वो तो हम लिखते ही नहीं थे, वो तो पता है। लिख सकता हूँ अभी या नहीं लिख सकता? बस ये अभी बता तो दे, ये वो है ना, फिर मैं आगे का नेक्स्ट जेएस है बताता हूँ। ना, इसके अंदर तो एचटीएमएल लिखेंगे ना अपन लोग। चल ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। वो बोला लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे, चलो मैं H2 ही डाल देता हूँ। देखा, कह रही है एरर दे रहा सिर्फ है, इस एक चीज को एक बाद कोड में लिख जरा सकते हैं, हैंडल करते हैं। सिर्फ एक। हाँ सही है, चलो मैं कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट वी आर इक्वल टू 5। ये देख भाई, यहाँ पे नहीं लिख सकते। ये देख रहा है, इसका कलर लाइट दिखा रहा है, हाँ हाँ मैं हाँ कलर का मैच करा गया, यहाँ पे कलर को देख और यहाँ पे कलर को देख, फर्क आ रहा है? हाँ। फर्क आ रहा है ना? अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊँ ना, मेरे को बोलेगा अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, यानी कि ये यहाँ तक कोड जो है रीच होया ही नहीं है, यहाँ तक कोड जो है डिटेक्ट ही नहीं होगा। हमेशा ये बात याद रखना, जब तुमने रिटर्न लगा दिया, ब्रेक हम्म, लगा दिया और कंटिन्यू हम्म। लगा दिया, तो उसके बाद कोड जो है, ब्राउजर जो है कोड को डिटेक्ट ही नहीं करेगा। उसने देख लिया रिटर्न स्टेटमेंट है, चलो यहाँ पे काम खत्म। उसने देख लिया ब्रेक स्टेटमेंट है, चलो यहाँ पे काम खत्म। उसने देख लिया कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी काम खत्म। उसके बाद वो कोड देखेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन उसके, ये मत समझना कि उसके बाद पूरा कोड नहीं दिखेगा। उसके ब्लॉक के बाहर आके जो करना हो कर सकते हो, ठीक है? उसके ब्लॉक के बाहर आके जो करना हो कर सकते हो, बस उसके ब्लॉक के अंदर नहीं होगा। सही है, उसके ब्लॉक के बाहर आके जो करना है करो, बस वो उसके ब्लॉक के अंदर कोड को आगे नहीं देखेगा। सही है, इतना याद रखना, ये मत समझ जाना कि पूरी वेबसाइट का कोड नहीं देखेगा। सही है, अच्छा, बस उसके ये क्या ब्लॉक तक नाम है? नहीं देखेगा, ब्लॉक के बाहर सब कुछ देखेगा। हाँ बोलो। अच्छा, ये लेट
लेट अपन लोग ये जो लेटर तूने वेरिएबल बनाया है ये अपन हम्म। रिटर्न से पहले लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, लिख सकते हैं। रिटर्न के बाद नहीं लिख सकते? सही। हाँ नहीं, रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते, सही है। तो सही। ये इसमें एक बार चीज नोट करनी होती है। अच्छा, अब एक और चीज। अभी यहाँ पे भाई, यहाँ पे खाली एक H1 का टैग लिखा हुआ है। अब एक HTML के टैग से तो पूरी वेबसाइट बनने को नहीं रही। मैं चाहता हूँ मल्टीपल टैग लिखूँ ना, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे अब पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ, उस पर लॉरेम लिख देता हूँ 45। सही है, सब अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये मेरे को एरर दे रहा है, देगा। खैर खैर, एक चीज़ है, दूसरा एरर आई है, इसको मैं बता दूँ। अच्छा चलो, एक चीज़ याद है कि रिटर्न के बाद कुछ भी लिख नहीं सकते, सही है। यहाँ तक क्लियर है ना कि रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते? सही है। सही। सही। सही है। तो अब मैं चाहता हूँ भाई, मेरे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक से ज़्यादा HTML के टैग होंगे, तो वो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिटर्न के साथ राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, सही है। और उसके अंदर HTML का कोड लिखूंगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सही है। अगर मेरे पास एक HTML का टैग होता है ना, तो मुझे राउंड ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा होते हैं तो मुझे राउंड ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत है, सही है। फिर अब मुझे जितनी यहाँ पे HTML चाहिए मैं इजीली लिख सकता हूँ, सही है। अब मुझे एक बात बता अहमद। हाँ, सही है। अब सही है। मैं इसके बाद अगला टैग लिख सकता हूँ? हाँ अहमद। अम, नहीं, मेरे ख्याल से शायद लिख सकते हैं, पर इसको एक डिव में रख के लिखेंगे। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। पैराग्राफ लॉरेम 45। ये वही तो बोल रहा हूँ, एरर दे रहा है, इसको डिव में रख के लिखेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक ही टैग लेगा, और वो टैग पेरेंट होगा, सही है। उस टैग के अंदर सारी HTML लिखी जाएगी। ये बात नोट करना कि जो रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है, फंक्शन कंपोनेंट, वो सिर्फ एक ही HTML का टैग लेगा, उसके अलावा कोई टैग नहीं लेगा, सही है। अब यार, एक टैग से पूरी वेबसाइट कैसे बनेगी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, यानी कि बोल रहा है JSX एलिमेंट को, JSX एलिमेंट में एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं डाला। वो पेरेंट एलिमेंट क्या करेगा, सारे HTML टैग को वो कंट्रोल करके अपने पास रखेगा, सही है। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। यानी कि हमें एक पेरेंट टैग बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ये सारे HTML के टैग लिखने पड़ेंगे, ताकि जो है जितने भी वो HTML के टैग हैं वो उसके कंट्रोल में आ सके। अब वो कैसे करें? पहला तरीका हमारे पास है, हम यहाँ पे डिव लिखें, यानी कि एक बॉक्स बनाएं। डिव का हम यूज़ भी इसलिए करते थे कि हम एक बॉक्स बनाएं और उसके अंदर हम 5-6 चीज़ें लिख दें, एक डब्बा बना के, और फिर हम उसको हैंडल करना हो तो हम खाली डिव के अंदर लिखेंगे, डिव की स्टाइलिंग करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी अप्लाई होता रहेगा। तो ये तो एक तरीके से चलो पेरेंट अप्लाई हो गया। लेकिन डिव के अंदर ना एक इशू हमारे पास आ जाता है। डिव के अंदर ना एक इशू हमारे पास आता है, सही है। अब वो इशू क्या है? हमारे पास, चलो अभी तो ये बिल्कुल एक ही सादा सा कोड है, लेकिन ना हमारे पास ना एक कंपोनेंट नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे होते हैं। 100 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके एक लिए भी कंपोनेंट नहीं होता। हाँ, हल हर है। एक एक चीज का एक एक कंपोनेंट बनता है, ये याद रखना। एक हेडिंग के लिए भी एक कंपोनेंट बन जाएगा, बटन के वही लिए बी भी आर एक टैग बनवा कंपोनेंट ले। बन जाएगा। हाँ बोल। BR टैग लगा दूं तो? देख, अगर ज्यादा जरूरत है उसके लिए भी कंपोनेंट बन जाएगा। एक इनपुट के लिए भी कंपोनेंट बन जाएगा। मैंने बताया था ना, एक इमेज के लिए भी एक कंपोनेंट बनता है। मैंने बताया था ना, अगर हमें एक ही इमेज के टैग को मल्टीपल जगह यूज करना हो और उसमें इमेजेस भी मल्टीपल हो, यानी कि इस पेज पे अलग शो रही है, उस पेज पे अलग शो रही है, तो वो भी हम कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं। ये कंपोनेंट का असल फायदा है कि खाली इमेज का टैग एक ही होगा
लेकिन वो यूज हर जगह हो रहा होगा, और वो भी अलग अलग इमेज के थ्रू, और वो भी उस पर भी अलग अलग इमेज शो हो रही होगी। क्लियर है? तो ये जो है कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें ना बार बार ना ये टैग लिखने की जरूरत नहीं होती। हम एक बार लिख देंगे, वो हर जगह हम एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बार बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार जितनी बार हमें करना हो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सही है। सही है। अब अगला काम, यहाँ पे मैंने लिखा है div। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, सही है div लिखा है, एक काम करते हैं इसको ना फिलहाल div तक ही रहने देते हैं। सही है। अभी ना फिलहाल इस तरीके से समझो कि है ना, इसका जो पेरेंट है div है। सही है। या मैं बता दूं कि इससे अच्छा तरीका और क्या है, या वो ये अगली क्लास में देखना है उसको, बताओ। फैक्टोरियल पेज का बता नाम दूं क्या इससे है? अच्छा तरीका क्या है? एफ से आते हैं यार, साहब मैं नाम भूल गया। वो ये डिव नहीं आएगा, वो खाली जो है ना ओपन और क्लोज ये आएंगे। हाँ, क्योंकि असल में डिफ में पता है मसला क्या है। रुको मैंने अभी मुझे क्या नाम बोला कि याद हमारे आ। पास एक कंपोनेंट नहीं होगा, हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट होंगे। तो अगर मैं ये डिफ किसी में डालता हूँ, अच्छा मैंने ना एक बात जरा गौर से सुनो। फ्रेगमेंट। एक ना पैरे मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले। हाँ बोल। एक ना पेरेंट कंपोनेंट है, सही है। एक पैरे मैं चल डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ ताकि क्लियर हो। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सही है। अभी ना स्क्रॉल डायग्राम को करने मैं वाला इसके जरा अंदर? लौट, पता नहीं यार स्क्रॉल बार मिल ही नहीं रहा। एक तो मेरे को टाइम भी नहीं मिला उसका सेट करने का। एक तो जिस दिन तुम्हारी क्लास ली थी उसके बाद से हमारी लाइट ही नहीं थी पूरी दिन। फिर कल भी बैठा हुआ मैं पढ़ ही रहा था। सही है, अब जरा यहाँ पे गौर से देखो। मेरे पास ना यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है। सही है। यहाँ पे एक मेरे पास ये पेरेंट कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। सही है। ये है एक पेरेंट कंपोनेंट। सही है। ये है एक पेरेंट कंपोनेंट। ये जो है मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। अब ये ना अपने अंदर एक कंपोनेंट लेगा जो होगा चाइल्ड। सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हाँ लिखना होगा मुझे। ये ना एक कंपोनेंट लेगा जो होगा चाइल्ड कंपोनेंट। सही है। ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, ये लेगा अपने अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या किया है? सही सही है। है। ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये एक लेगा चाइल्ड कंपोनेंट। अब बात ये है चाइल्ड कंपोनेंट लेगा, अब चाइल्ड कंपोनेंट में क्या होगा वो काम हम देख लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं एक चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। ये होगा हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट में हम यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब चाइल्ड कंपोनेंट में हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट में हमारे पास होगा, ग्रैंड चाइल्ड। नहीं नहीं नहीं, एक H1 एक हेडिंग होगी। सही है। एक H1 का टैग होगा। सही है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है। एक H1 का टैग होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है भाई अहमद। सही है। और ये H1 का टैग क्लोज हो गया। उसके बाद एक पैराग्राफ का टैग होगा। सही है। उसके अंदर लिखा होगा लॉरेम, लॉरेम ऐसा कुछ। ठीक है। और फिर क्या होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सही है। और फिर क्या होगा, वो टैग भी जो है क्लोज हो जाएगा। अब ये दो टैग है। सही है। एक ये पेरेंट कंपोनेंट है, एक ये चाइल्ड कंपोनेंट है। अब पता है पेरेंट कंपोनेंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर अपने चाइल्ड को सेट करना है
मुझे अगर अपने चाइल्ड को पेरेंट कंपोनेंट के अंदर सेट करना है स्टाइलिंग के थ्रू, तो मैं पेरेंट कंपोनेंट को स्टाइलिंग दूंगा। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पेरेंट कंपोनेंट को स्टाइलिंग दूंगा। सही। हेलो, हाँ हाँ। सही है। मैं क्या करता हूँ, जो पेरेंट कंपोनेंट है ना, मेरा ये जो पेरेंट कंपोनेंट है, मैं इसको स्टाइल दूंगा, मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे H1 और पैराग्राफ लिखता हूँ तो मुझे ये कैसे शो कराएगा, एक के नीचे एक शो कराएगा। यहाँ सही पे है। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक H1 लिखा हुआ है और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। वेट यार, ये रीलोड किस चीज़ का ले रहा है, एक मिनट ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। तूने रन नहीं करवाया ना? दोबारा रन कराता हूँ, लगता है कभी कभार ना इशू हो जाता है। एक मिनट ना, दोबारा रन करके मैं ज़रा कोड दिखाता हूँ। ओ हाँ, समझ गया गड़बड़ी क्या हो रही है, समझ गया। फिलहाल के लिए होम होम रखना है उसको, ठीक है। अब रन कराता हूँ, npm run dev। किस चीज़ का एरर दे रहा है मुझे? ओह यस यस यस, याद आ गया। हमने असल में एक्सपोर्ट हटा दिया था ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सही है, अब शो करेगा। एक्सपोर्ट हट गया था, ठीक है। अच्छा मुझे देखो, ये मुझे ऐसे शो करा रहा है, एक H1 आ रहा है और एक लोरेम आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? H1 के नीचे लोरेम आ रहा है, हाँ। हेडिंग के नीचे पैराग्राफ आ रहा है। क्लियर है? सही है। अब यहाँ पे भी सेम वही होगा। यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट पे हमने क्या दिया हुआ है, एक H1 दिया हुआ है और एक पैराग्राफ दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, और सही है, सही है, मैं क्या करूँगा, इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में डाल दूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ना ये एक के नीचे एक ना शो, एक के बराबर में एक शो। तो मैं पेरेंट को क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, सही। तो वो मुझे शो करा देगा। शायद क्या बोल रहा है अहमद? हो सकता है, शायद करा दे। हो सकता है, नहीं वो नहीं कराएगा। नहीं कराएगा। वजह पता है क्या है? हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है एक डिफ के अंदर, अच्छा हाँ, ठीक ये डिफ है, है। याद करो। हाँ, इसके अंदर भी, ये भी ना एक डिफ के अंदर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ना जरा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टैग लगा यहाँ देना पे डिफ का। लिख दे। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ना डिफ के अंदर रखा हुआ है। हाँ, डिफ में तो फिर तो नहीं करेगा, फिर ये ऐसा ही सही रहेगा। है, ये ऐसा ही रहेगा। अब डिफ के अंदर भी हमें रखना पड़ रहा है भाई। डिफ के अंदर क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो खाली एक ही टैग रहेगा जो कि पेरेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा वो। अब यार इशू के सॉल्व करें, हमें तो स्टाइल करना है वहाँ पे। हम चाहते हैं खाली H1 और पैराग्राफ उठ के आ जाए और ना वो जो है डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए। हमें ये डिफ की नीड नहीं है। डिफ करे क्या कर रहा है, बीच में घुस रहा है भाई। सही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। सही है, वो वाला सीन यहाँ पे हो रहा है कि डिफ की जरूरत है नहीं, एवं ही आ रहा है, बुलाया है नहीं, एवं ही शादी में आ गया खाना खाने। सही है ना? अब मसला ये है भाई, प्रॉब्लम के सॉल्व करें, यहाँ पे तो स्टाइलिंग का मसला आ रहा है हमारे पास है। स्टाइलिंग का मसला आ रहा है ना यहाँ पे।
डिस्प्ले फ्लक्स तो होगा नहीं। अब अगर ये चाइल्ड जो है पेरेंट में जा रहा है तो खाली H1 पैराग्राफ तो जा नहीं रहा, पूरा का पूरा डिव उठ के जा रहा है। तो अब मुझे बताओ ये डिस्प्ले फ्लक्स अप्लाई होगा? H1 और पैराग्राफ दोनों आमने सामने होंगे, बराबर में होंगे? नहीं होंगे ना, नहीं। एक के नीचे एक ही होंगे। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट से ये चाहता है कि भाई सिर्फ मुझे ना H1 और पैराग्राफ का टैग ला के दे दो, मेरे को ये डिफ की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का। सही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्या करता है, वो खाली ना, वो ना एक टैग नहीं होता, वो खाली इस तरीके का काम करता है, एक तरीके से एक पेरेंट टैग बन जाता है वो। बस एक पेरेंट टैग बन जाता है, एक ऐसा पेरेंट टैग जिसके जो HTML में शो ही नहीं होगा, ना ही हमारी स्टाइलिंग में कोई दखल अंदाजी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो बस पेरेंट बनेगा किसके किसके लिए? सिर्फ जितने भी HTML के टैग है ना उनको कंट्रोल करने के लिए। उनकी स्टाइलिंग वो नहीं छेड़ेगा, सही है, बस उसको कंट्रोल करके रखेगा। डिफ क्या कर रहा है, कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन उल्टा स्टाइलिंग में भी मसले खड़े कर रहा है। लेकिन रिएक्ट और फ्रेगमेंट जो है वो उनको कंट्रोल करके रखेगा और स्टाइलिंग में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब रिएक्ट और फ्रेगमेंट लिखते कैसे? सिंपल सा काम है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस ये इस तरीके से बस लिख दो, ये हमारे पास कहलाता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। सही है, इससे पता है क्या होगा, ये एक पेरेंट बन गया, ये खाली इन दोनों एच टी इन दो चल भाई, अब यहाँ हाँ। पे देख भाई, ये दिख रहा है। अभी क्या करेगा, खाली पेरेंट को, खाली जो चाइल्ड है ना, ये जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है ना, ये जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है ये है पेरेंट। ये क्या करेगा, ये जितने भी चाइल्ड HTML चाइल्ड है ना, जो टैग है जितने भी ये चाइल्ड है, इनको कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन इनकी स्टाइलिंग कभी नहीं छेड़ेगा। सही है, इनको अपने पास कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन जो डिव है ना, वो कंट्रोल तो करके रख रहा है, लेकिन उनकी स्टाइलिंग में मसले भी खड़े करके दे रहा है कि भाई पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट से चाहिए सिर्फ H1 और पैराग्राफ, लेकिन उसको पूरे डिफ के अंदर मिल रहा है। वो उसको तो सिर्फ H1 और पैराग्राफ चाहिए भाई, पेरेंट वो उसने खुद ने अपने पास बनाया हुआ है, पेरेंट उसके अंदर बनाया हुआ है डिफ, उसको खाली चाहिए H1 और पैराग्राफ, और मिल किसको है, उसको वो भी एक डिफ के अंदर मिल रहे हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो उस वो चीज़ क्या सॉल्व करती है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अब अगर ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है, सही है, ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये अब पेरेंट के अंदर जाएगा तो पता है इसके अंदर होगा क्या, इस पेरेंट को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मिलेगा एक H1 और पैराग्राफ। सही है, अब डिव नहीं मिलेगा, डिव है ही नहीं, डिव गया। सही है, जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो अब ज़रूरत ही नहीं है उसको लिखने की। अब यहाँ पे मिलेगा इसको H1 और पैराग्राफ, और पेरेंट को हमने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के अगर चाइल्ड पे अप्लाई हो जाएगा, और जो H1 और पैराग्राफ है दोनों एक दूसरे के बराबर में शो हो रहे होंगे। सही है, एक दूसरे के नीचे शो नहीं हो रहे होंगे, एक दूसरे के बराबर में शो हो रहे होंगे। ये चीज़ क्लियर है? सही। सही है, तो ये होता है इसमें फ़र्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिव लगाने के बजाय मैं ना इसको ना ज़रा सोर्स में भी दिखा देता हूँ। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ये डिव बना हुआ है, सही है, ये डिव लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर दो HTML के टैग हैं। क्लियर है, मैंने इसका ज़रा कोड दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। सही है, अच्छा ये सही है, मैं ना इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। सही है, ये डिव है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। सही है, मैं यहाँ पे कोड कोड दिखाता हूँ तुम्हें। सही है, जूम आउट कर देता हूँ। सही है, शो हो रहा है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉडी टैग दिख रहा है। हाँ। मैं इसको खोलता हूँ, देखो इसमें डिव आ रहा है, और इसके अंदर आ रहा है एक H1 और एक पैराग्राफ। सही है, इसके अंदर डिव आ रहा है और H1 आ रहा है और पैराग्राफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिव हटा दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में रख रहा हूँ। सही है, अब ये मैंने कर दिया रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट वाला काम, ये हमारे पास कहलाता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। सही है, ये कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं आऊँ, मैं यहाँ पे रीलोड करूँ,
देखा, अब मुझे डिफ शो नहीं हो रहा, दिख रहा है यहाँ पे? अब मुझे डिफ शो हो रहा है कहीं? है? नहीं। देखा, तो ये इसका ना फायदा है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का। सही है, तो ये जो है इस चीज को हल करके हमें दे देता है। क्लियर है ना ये चीज? अब राउटिंग पे आ जाए। सही है। सही है, हेलो। सही है, सही है। हाँ सर, ठीक। अब थोड़ी बेसिक राउटिंग को कवर कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थोड़ी बेसिक राउटिंग देख लेते हैं कि एक पेज पे दूसरे पेज पे किस तरीके से जाना है। सही है, ये करके फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक एक थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे ताकि समझ में तो है, नहीं तो फिर सर के ऊपर से जाएगा। सही है, तो अब राउटिंग पे आते हैं। अब बात यह है राउटिंग करे कैसे। राउटिंग करनी है ना, तो हमेशा याद रखना कि राउट के जब भी हमें कोई पेज को ब्राउज़र पे शो कराना हो तो हम ऐप के फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, जब भी हमें कोई पेज ब्राउज़र पे शो कराना है, यानी कि जो भी फाइल है, ये पेज डॉट टीएक्स की फाइल है, ये हमें होम पेज की फाइल है, ये हमें ब्राउज़र पे शो करानी है, तो हमने इसको ऐप के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक अबाउट की फाइल बनाऊँ, और मैं चाहता हूँ मैं उसको अपनी वेबसाइट पे शो कराऊँ, यानी कि ब्राउज़र पे शो कराऊँ, तो उसको भी मुझे ऐप के फोल्डर में रखना पड़ेगा। सही है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी फाइल हमें वेबसाइट पे शो करानी है, जो भी TSX की फाइल है, सही है, वो हमें अगर वेबसाइट पे शो करानी है तो हमें उसको ऐप के फोल्डर में रखना होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ मैं ना ब्राउज़र पे जाऊँ और अबाउट का फोल्डर, अबाउट की फाइल जो है ना मुझे शो। तो मैं यहाँ पे ऐप पे आऊँगा, ये ऐप है, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, मैं न्यू फाइल पे क्लिक कर दूँगा और मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पहले ना मैं खाली ना फाइल बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं फोल्डर के हिसाब से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ फाइल के ब्याह पे। जो बेस्ट तरीका है ना वो क्या है, फोल्डर बनाओ और उसके अंदर फाइल लगो। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या दिखा रहा हूँ, सिर्फ फाइल के थ्रू दिखा रहा हूँ, अभी मैं फोल्डर के थ्रू नहीं दिखा रहा। पहले फाइल के थ्रू दिखा दूँ, फिर मैं फोल्डर के थ्रू भी दिखा दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई? राइट है। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ about.tsx। सही है। अच्छा, हमेशा ये बात याद रखना है, क्योंकि ना यहाँ पे जो भी फाइल का नाम डालो ना वो स्मॉल डालो। सही है, फोल्डर का नाम हो, फाइल का नाम हो, वो स्मॉल होना चाहिए। ये क्या ऐप हो? के अंदर, सही है, ऐप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐप के अंदर। सही है, एमएल कैपिटल नहीं कैसे होने चाहिए। चाहिए? नहीं नहीं, स्मॉल गैस, स्मॉल गैस, बिल्कुल स्मॉल गैस, स्मॉल गैस। क्योंकि ये जो नाम है ना, ये तुम्हारी वेबसाइट के यूआरएल में शो होगा। समझ में आ रहा है? सही है। ये जो नाम है ना, ये तुम्हारी वेबसाइट के यूआरएल में शो होगा। कंपोनेंट का नाम कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ। चलो यहाँ पे ना हम एरो फंक्शन वाला बनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, हाँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कुछ भी दे दो, उसका मसला नहीं है। अबाउट है, अबाउट मैंने दे दिया, एरो फंक्शन लगा दिया। सही है, ये कैसे पता चल रहा है भाई ये कंपोनेंट है? भाई हमने ए का नाम जो है कैपिटल लिखा हुआ है। सही है, मैं यहाँ पे चलो पूरा लिख देता हूँ, अबाउट पेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना रिटर्न करा देता हूँ, हेडिंग आएगी अबाउट, अबाउट अस, और एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक लिस्ट डाल देते हैं। सही है, एक यूएल बनाते हैं या ओएल बना देते हैं और उसके अंदर लिस्ट डाल देते हैं। चलो भाई, ये तो पहले ही मसला आ गया, तो इसको जो है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कोई इश्यू क्लियर है ना सारा? सही यार फिर तूने नीचे वाला टैग डाला है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा नीचे वाला टैग?
ये OL ओ वाला। एल वाला ऑर्डर लिस्ट ना। अरे वो लिस्ट है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट ना। सही। अच्छा हाँ अच्छा। सही है। एल आई को मैं चार चार एल आई डाल देता हूँ, एल आई मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो मेरे पास 4 एल आई आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कंपनी नेम, ऐसे कुछ लिख देता हूँ, कंपनी नेम। सही है। एड्रेस, फोन नंबर। सही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और क्या आता है, लुक, एड्रेस भी डाल लिया। ब्रांच कौन सी है, सही है, ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेस। ठीक है, ये लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपने ब्राउज़र में इसको दिखाऊँ। अच्छा मेरी एक बात याद रखना, रिएक्ट जो है ना हमें फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। कौन सी राउटिंग प्रोवाइड करता है अहमद? रिएक्ट है में फाइल में। सॉरी सॉरी, नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस, रिएक्ट बोल दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट जैसे में फाइल में राउटिंग प्रोवाइड करते हैं। सही है, ये बात रट लो कि नेक्स्ट जेस जो है हमें फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। फाइल बेस्ड राउटिंग मतलब यानी कि फाइल की बेस पे, जिस तरीके से हमने फाइलें बनाई होंगी उसकी बेस पे हमें वो राउटिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? जिस तरीके से हमने फाइलें बनाई होंगी अपने ऐप के फोल्डर में, वो उस हिसाब से हमें राउटिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अच्छा अहमद, चल HTML में हमें याद है ना हम एक पेज पे दूसरे पेज पे किस तरीके से जाते थे, सही है, एंकर टैग के थ्रू जाते थे। हाँ सही है। हम जब जाते थे तो हमें URL पे शो होता था, लोकल होस्ट शो हो रहा था, और फिर क्या हो रहा होता था, शो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, इस तरीके से शो होता था। सही क्या, है। हाँ यहाँ पे हमने नाम क्या रखा है, अबाउट। सही है। तो अब हमें पता ही क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और अबाउट लिखेंगे, तो हमारे पास ये जो पूरा डेटा है ये शो हो जाएगा। क्लियर है? सही है। ये जो पूरा डेटा है ये शो हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, वेल, चलो यहाँ तक क्लियर। अब मैं ना, अब लिंक खोलता हूँ। सही है। मैं अब यहाँ पे आता हूँ। अच्छा हमेशा यह बात याद रखना, होम पेज का जो URL होता है ना वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस पता है उसमें क्या होता है, एक स्लैश आता है बस एक। सही है। होम पेज के URL में हमेशा याद रखना, अगर कहीं अबाउट से होम पे भी जाना हो ना तो बस एक स्लैश आएगा। सही है। जो शिफ्ट के बराबर में जो स्लैश है ना, शिफ्ट के बराबर में वो वाला स्लैश। सही है। वो खाली स्लैश आएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है होम पेज को। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैंने नाम क्या लिखा है यहाँ पे फाइल का, स्लैश अबाउट लिखा है मैंने, तो पता है अब जो मेरे पास जो ये वाला जो डेटा शो होगा ना ये भी अबाउट के नाम से ही शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश अबाउट। मैंने यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखा, अब मैं एंटर करता हूँ। ये थोड़ा लोड ले लेता है। वेल 404 एरर। अच्छा हाँ, समझ गया, करने समझ का गया, समझ गया क्यों दे, ऐसा क्लास समझ गया। ये असल में जो ऐप राउटर है ना ये हमें उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा राउटिंग, हमें उसको फोल्डर के अंदर ही रखना होगा। हाँ, और इसके जो पेज का नाम होगा वो पेज डॉट टीएसएक्स हाँ वो पेज डॉट TLX होगा, मैं तो जो है शायद उस पर भी अप्लाई कर जाए लेकिन नहीं कर रहा। ठीक है। फोल्डर तो का नाम फोल्डर बना ले। हाँ, फोल्डर का नाम अबाउट हो गया। ठीक है। और इसको जो है उसके अंदर डाल देते हैं, मूव कर दो भाई, और इसका नाम F2 करके चेंज कर देते हैं, पेज डॉट TLX। सही है। अच्छा एक बात याद रखना, ये पेज डॉट TLX का मतलब पता है क्या है, इंडेक्स डॉट TSX है। सही है। पेज डॉट TLX का मतलब इंडेक्स डॉट TSS है।
जैसे इंडेक्स डॉट जेएस था ना, जब हम नोड मॉड्यूल पे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते थे एनपीएम पे, तो उस पे हम इंडेक्स डॉट जेएस लिखते थे फाइल का, रूट का, पैकेज की फाइल में है। हाँ तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस यानी कि पेज डॉट टेक्स्ट कहलाती है। जो रिएक्ट 13 थी ना, उसमें था इंडेक्स डॉट जेएस, लेकिन रिएक्ट 14 में चेंज हो गए, इन्होंने बोल दिया पेज डॉट टीएसएक्स। सही है, नहीं तो था इंडेक्स ही। इंडेक्स और पेज ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क आ गया है बस। सही है, नाम का फर्क आ गया है, बाकी चीज़ सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सही है, तो अब मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, मैं दोबारा से ज़रा पेज पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश अबाउट। अब सॉरी, इसको भी डिफ़ॉल्ट करना होगा, डिफ़ॉल्ट लगाना है, बार बार भूल रहा हूँ। एक्सपोर्ट करना है, इसको भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और हमेशा, हाँ याद आ गया, इसको बाद में करो, क्योंकि हमने जो फंक्शन है ना वो एरो फंक्शन बनाया है। एरो फंक्शन में ना कभी भी साथ के साथ ना एक्सपोर्ट नहीं कर देते, उसको आगे जाके ही करना पड़ता है बनाने के बाद। अबाउट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, तो देखा, इसने मुझे अबाउट अस भी शो करा दिया, कंपनी नेम भी शो करा दिया, एड्रेस भी शो करा दिया, फ़ोन नंबर भी शो करा दिया, और ब्रांचेस भी इसने मुझे शो करा दिया। क्लियर है। मैं बैक आता हूँ, तो मेरे पास ये होम पेज आ गया। मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ स्लैश अबाउट, तो मेरे पास अबाउट का पेज आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये पेज आ रहा है या खाली कंटेंट आ रहा है? हाँ अहमद, कंटेंट आ रहा है। कंटेंट आ रहा है, सही है, क्योंकि पेज हमारे पास एक ही है, वो है लेआउट। क्योंकि जो भी फाइल रेंडर होगी वो लेआउट के अंदर रेंडर होगी। सही है, जो भी ऐप डॉट जेएस के अंदर जो फाइल होगी वो रेंडर कहाँ होगी, लेआउट के आउट अंदर, गया। चिल्ड्रन के अंदर। सही है, चिल्ड्रन में जो भी फाइल का डेटा है वो चिल्ड्रन के अंदर रन होगा। सही है, ये चीज़ क्लियर है। सही ये है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। हम आगे जाके इसको दोबारा से और समझें और दोबारा देख लेंगे, ताकि जो है बिल्कुल ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, हम अगली क्लास में भी ना इस चीज़ को ना रिपीट करेंगे, ठीक है, ताकि जो है बिल्कुल पक्का सेट हो जाएगी। अगली क्लास फिलहाल कल तो नहीं होगी, हफ्ते वाली जो क्लास होगी ना, उसमें सबसे पहले तो जो पहले का काम है उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को भी ना एक तरह दोबारा रिवीजन करें। सही है, लेकिन हफ्ते की क्लास में भाई याद रखना सारे टाइम पे बोलो। सही है, ताकि ना तकरीबन सब चीज़ें कवर कर लें। ठीक है ना। हम तो टाइम पे ही आए थे, ये एक्चुअल लेट आए। हाँ, फिक्स भाई 8 बजे, सही है सर, हफ्ते की क्लास में। सही है, सही है। ठीक है ना। तो ये राउटिंग समझ में आया। सही है, हमें क्या करना है, ऐप के अंदर फोल्डर बनाना है, किसी भी नाम से बना दो, लेकिन नाम स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल में नाम कोई कभी नहीं लिखना, कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। सही है, नाम स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान में बिठा लो। क्लियर है। सही है। सही है। अच्छा, अब मुझे कांटेक्ट का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? हाँ अशर, अशर बताएगा भाई। हाँ वो भी अशर, इसी मुझे तरीके से ही कांटेक्ट बनेगा का ना। पेज कैसे बनेगा, बताना मेरे को, बता। इसी तरीके से बनेगा ना जल्दी वो, बता। जैसे अबाउट का हाँ पहले फोल्डर बनाएंगे हाँ, एसआरटी ऐप के अंदर, ठीक है। जैसे अबाउट का फोल्डर ऐप के बनाया, वैसे अंदर, सही कॉन्टेक्ट है। का फोल्डर हाँ, बनाएंगे, और उसके अंदर फाइल बनाएंगे, क्या नाम है उसकी, कॉन्टेक्ट की, पेज डॉट टी एस एक्स नाम की। क्या होगा फाइल का? फाइल का नाम क्या वही होगा? पेज डॉट टी एक्स एक्स होगा ना। ठीक है, पेज डॉट टी एस एक्स होगा। अच्छा, पता है यहाँ पे पेज डॉट टी एस एक्स रखने का मकसद क्या है? मकसद वही ये है जब तूने कि अभी जब भी बताया। हम यूआरएल में लिखेंगे ना, तो नाम कॉन्टैक्ट से ही शो होगा। सही है, सही। ये फर्क, सही है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्स भी लिखते थे ना, हम अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिखें, इंडेक्स भी लिखते थे,
इंडेक्स और पेज दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। रिएक्ट 14 में ना यहाँ पे हमारे पास पेज नाम हो गया, नहीं तो पहले पेज की जगह होता था इंडेक्स नाम। सही है। लेकिन रिएक्ट सही। 14 जब आई तो उसके अंदर नाम चेंज करके पेज कर दिया। सही है, ये फर्क हुआ सबसे पहला। ठीक है। और दूसरा ना, राउटर ना हमारे पास दो हैं। एक ऐप राउटर है हमारे पास और एक पेजिस राउटर है। इन दोनों का डिफरेंस भी हम जल्दी कवर करेंगे कि दोनों में फर्क क्या आ जाता है। ठीक एक है। एक रिएक्ट राउटर है और एक नहीं नहीं, पेजिस राउटर एक नेक्स्ट के पेज अंदर राउटर दो और एक तरीके ऐप के राउटर। राउटर है। पेजिस राउटर जो है पुराना है, सही है, ऐप राउटर नया है। हम इन दोनों का सही। डिफरेंस भी ना आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है। ऐप राउटर पूरा करने के बाद हम पेजिस राउटर और ऐप राउटर का डिफरेंस भी कवर करेंगे। सही है। देखो, रिएक्ट के अंदर अगर राउटर चीज़ क्लियर हो जाती है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। फिर बाकी सर्वर की चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। राउटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राउटर जो है एक पेज से दूसरे पेज, एक फाइल से दूसरी फाइल पे नेविगेट करने के काम आता है। सही है। एक फाइल से दूसरे फाइल से एक डेटा है दूसरा डेटा अगर नेविगेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास पेज, तो उसके लिए हमारे पास राउटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हम एंकर टैग का यूज़ नहीं करते। ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी तक तो देखा नहीं है यूज़ एंकर टैग का। क्योंकि वजह ये है ना, लोड बहुत लेता है। नेक्स्ट जेएस को लाया इसीलिए ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्योंकि भाई आगे जाके अब काम ऐसा है, लोग ना 1 सेकंड का वेट भी नहीं करेंगे। समझ रहे। अभी अगर कुछ सेकंड लग रहे होते हैं ना, लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को हटा देते हैं। मैं भी हटा देता हूँ। ये हर किसी का है कि भाई ज़्यादा तो लोड होगी, अब बंदा बोलेगा अबे भगा हटा यार, दूसरी जगह पे जाके देख लूंगा, बहुत टाइम ले रहा है ये। समझ में आ रहा है ना। सही। तो हर चीज़ अब लोगों को फास्ट चाहिए। हर चीज़ आगे आगे बोलेंगे भाई 1 सेकंड भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड से भी कम में करके दो। समझा ना। इस तरीके से आगे काम चल रहा है। आगे जाके और अपडेट आती जाएगी। इस वजह से ना, वजह ये है क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि नेक्स्ट जेएस को अब हर कोई प्रिफेयर कर रहा है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कांटेक्ट का भी बना लिया, हम यहाँ पे अब बना लेते हैं कौन के नाम से ही। सही है। मैं ना अभी आगे जाके ना इसकी एक एक्सटेंशन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं बताया, ताकि ना कंपोनेंट बनाना ना बिल्कुल एक्चुअल तरीके से तुम्हें पता चल जाए कि कंपोनेंट को बनाते किस तरीके से। फिर तुम्हें कंपोनेंट बनाना अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक्सटेंशन बनाऊंगा। तुम्हें खाली ना 4 लेटर लिखने हैं। सही है। तुम्हारा कंपोनेंट ना बन के आ जाएगा, मतलब क्या ना, पूरा फंक्शन जो है ना बन के आ जाएगा, उस पर रिटर्न भी लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है। सही है। समझ रहे हो। मोहित एक्सपोर्ट तो करवा ठीक है। इसको पहले। हाँ लिखवा रहा हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे सीधा सीधा रिटर्न करा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे ना एक वो फॉर्म नहीं बना डाला लेते हैं। तूने, सही है। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। हाँ वो भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा फॉर्म बना देते हैं। ठीक है। अब यही काम है, इसी काम को ना रिपीट करना। ठीक है। आज इसी काम को जो रिपीट करना। सही है। और यहाँ पे ना हम कांटेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक, चलो एक ना फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बना लेते हैं, लेबल यहाँ पे डाल देते हैं भाई। यहाँ पे आ जाएगा यूज़र का नाम, यहाँ पे आ गया इनपुट। ठीक है। अगला आ जाएगा यूज़र की ईमेल, अगला आ जाएगा यूज़र की ईमेल, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा इनपुट। अच्छा, अभी मैं ना आगे जाके बताऊंगा, इनपुट के लिए भी ना हम अलग से कंपोनेंट बना रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी टाइप दे देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे एक और मैं डाल देता हूँ मैसेज के नाम से, फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक इनपुट है। के लिए अलग और अलग यहाँ पे मैं एक यहाँ देता से हूँ इसी वजह से मैसेज बना करके। रहे होंगे क्योंकि मल्टीपल डेटा डेटा आ रहा होता है। हाँ 1 मिनट ना, 1 मिनट रुक जरा। अरे क्या हो गया।
अब हाँ, एयरपोर्ट्स की चार्जिंग खत्म हो गई। एक एक करके लगाया, सही है। तो लेबल भी मैंने बना दिया, और मैं यहाँ पे अब, अच्छा, हाँ अच्छा, यहाँ पे भी मैं इनपुट डालूँ है। हाँ ये ऐश्वर पता है। हेलो अशर, हाँ बोल। जल्दी बता यार। बोल क्या हुआ? यहाँ पर क्या आएगा? कहाँ पे? क्या हुआ? आएगा ना, स्क्रीन तो शेयर कर। इनपुट नहीं आएगा, स्क्रीन टेक्स्ट शेयर एरिया करना। आएगा। अच्छा शेयर हट गया। तो यहाँ पे जो है ना, इनपुट नहीं आएगा, मैसेज होता है थोड़ा बड़ा। सही है, मैसेज कोई 4-5 वर्ड का तो होता नहीं है, या 10-12 वर्ड का तो होता नहीं है, मैसेज होता है थोड़ा बड़ा। तो मैसेज लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। एक स्टेरिया। टेक्स्ट एरिया का काम बिल्कुल इनपुट की तरीके का ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि वो थोड़ा ना बड़ा होता है उससे, इनपुट से। ठीक है, और एक बटन भी डाल देते हैं। ठीक है, बटन यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ठीक है। अच्छा, काम करना है इसी चीज़ को ना, घर पे प्रैक्टिस करना, जो जो करा रहा हूँ। यहाँ पे ना एक पेज और ऐड कर देना प्रोडक्ट का, सही है, और उस पे ना बस एक प्रोडक्ट डाल देना। ठीक है, ये काम करना आज बैठ के। ठीक है, सही है अहमद, बस कर एंड लियो कर। आज। रुक जा अभी, रुक जा, चलाना तो होता है, एंड कर। सही है, यहाँ पे ना आप कॉन्टैक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। वेल फिर तूने डालना भूल गया। एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नहीं डाल, असल में आदत नहीं है ना यार, एक 4 वर्ड में लिखता हूँ, सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। स्मार्ट वर्क ना। अभी मैं तुम लोगों को बता नहीं रहा, नहीं तो फिर तुम लोग ये चीज भूल जाओगे। मैं जानता हूँ ना अहमद को करेगा नहीं फिर ये। सही है। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम यूज कर रहे हैं टेलविन सीएसएस। तो टेलविन सीएसएस में ना बाय डिफॉल्ट पता है क्या होता है, इनका ना बॉर्डर खुद ही मिट जाता है। दिख रहा है, इनपुट है बॉर्डर नहीं है। लेकिन शो नहीं हो रहा, बॉर्डर नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेलविन सीएसएस ना बाय डिफॉल्ट इनका बॉर्डर हटा देती है। सही है। तो ना सही। ये काम अभी फिलहाल के लिए करना है। अब अगर बॉर्डर चाहिए तो ना यहाँ पे क्लास दे दो बस। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास दे दो भाई, के बॉर्डर डालना। सही है। तो यहाँ पे क्लास दे देंगे हम बॉर्डर के नाम से। सही है, बॉर्डर ब्लैक। अरे यार एक मिनट ना, ब्लैक था क्या था, इसे इसमें बॉर्डर भी याद नहीं रहता। कोई नहीं, टेलविन से इसके डॉक्यूमेंट्री खोल लेते हैं। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारा टेलविन का डेटा मिलेगा। हमें बॉर्डर देखना है तो हम यहाँ पे आके बॉर्डर को ज़रा देख लेते हैं। बॉर्डर बॉर्डर, आ ये गया। रहा, ये आ गया बॉर्डर 4। सही है, इस तरीके से हम डाल लेते हैं, बॉर्डर 2 दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर 2। देखा, तो अब बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया। सही है। तो इस तरीके से टेलविन का यूज़ होता है, इसमें ना क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट अबाउट पे चले जाओ, यहाँ पे अबाउट लिख दे। अबे यार, उल्टा ही काम हो गया ये तो।
सही है, तो यहाँ पे अबाउट लिख दिया। अच्छा एक और तरीका देख ले भाई, एक ना हमारे पास यहाँ पे होता है लिंक का कंपोनेंट। लिंक का कंपोनेंट याद है? हाँ, हेलो। नहीं, बता दे। चलो भाई, यहाँ पे ना एक हमारे पास ना लिंक का कंपोनेंट होता है। मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बटन पे सही है, बटन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू अबाउट। सही है, गो टू अबाउट मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कंट्रोल एक्स करूँगा, और यहाँ पे एक ना लिंक का कंपोनेंट उठाऊंगा, लिंक। ये देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास नेक्स्ट लिंक, और मैं यहाँ पे इसको उठा लूँगा तो मेरे पास आ गया ये, और मैं यहाँ पे बटन को डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एरर दे रहा है ये ना, एक एट्रीब्यूट लेगा हमसे, सही है, HRF के नाम से। और उसके अंदर मैं इसको बोल दूंगा कि भाई कहाँ पे जाना है मुझे, अबाउट के पेज पे ले जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश अबाउट, तो ये मुझे अबाउट के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो अब ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। हाँ, हाँ हेलो, यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सही है, अब मैं यहाँ पे अबाउट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखा मुझे, मैं अबाउट के पेज पे आ गया। क्लियर है? सही है। सही है। अच्छा, अब एक असाइनमेंट है, सही है। सबसे पहला काम तो तुम्हें ए वाला कोड दोबारा लिखना है, सही है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बटन डालना है। अबाउट का मैंने डाला है, तुम्हें यहाँ पे कॉन्टैक्ट का डालना है, सही है। और अबाउट के पेज के अंदर तुम्हें यहाँ पे डालना है होम पेज के, अबाउट से होम पेज पे जाना है, सही है। अबाउट से होम पेज पे जाना है, और तुम्हें बटन है कॉन्टैक्ट पे भी डालना है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट से तुम्हें होम पेज पे जाना है। क्लियर है? ये काम करना है, ठीक है आज? सही है, सही है। ठीक है। और एक ना प्रोडक्ट का पेज भी बना लेना, सही है, और उसमें एक प्रोडक्ट भी डाल देना, सही है। खाली HTML, CSS वगैरह नहीं डालना, सही है, HTML डालना खाली, ठीक है। ठीक है भाई, सही है। तो आज के दिन क्या किया, थोड़ी बेसिक राउटिंग देख लिए, ठीक है। हमने लिंक कंपोनेंट देख लिया, हमने फाइल बेस्ड राउटिंग देख लिया। देखो, फाइल बेस्ड राउटिंग समझ में आ गई, यानी कि इस ऐप के फाइल के बेस पे, इस ऐप के फोल्डर के बेस पे सारी राउटिंग डिपेंड करती है, सही है। जिस तरीके से इस ऐप पे फाइलें रखी हुई होंगी ना, उस हिसाब से राउटर होगी। अब अगर इस अबाउट के अंदर भी एक फोल्डर होता है ना, तो हमें क्या पता है क्या करना पड़ेगा, अबाउट के अंदर भी अगर एक और फोल्डर होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा स्लैश अबाउट और स्लैश उस फोल्डर का नाम। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से जो है ना राउटिंग इसमें फॉलो होती है। ये वैसे देखा जाए ना तो रिएक्ट से ज़्यादा इजी तरीका है राउटिंग करने का। नहीं तो रिएक्ट में ना हमें पूरा पाथ उसके तरीके से ना अलग तरीके से बताना पड़ता था, सही है। तो नेक्स्ट जेस में ना काफ़ी इजीली राउटिंग प्रोवाइड हो जाती है, बंदा ना आराम से कर सकता है, देखते ही एक ही बार ही देखने में समझ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ ये कर रही है। क्लियर है ना यहाँ तक? सही है। सही है। अब भाई पहली बात ये, भाई मैं इसका कोड नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये है कि खुद से अप्लाई करो इसको, नहीं हो तो वीडियो देखो, ठीक है। आगे जाके जो है ये इसका कोड मैं फिलहाल अभी नहीं दे रहा, सही है। इसका जो है खुद से अप्लाई करो, ठीक है, इसको कि किस तरीके का। क्लियर तो है ना सारा? कोई इतना लंबा वैसा काम कराया तो नहीं है? क्लियर है ना आशर? क्लियर है सारा? हाँ क्लियर है, क्लियर है। सही है, यही असाइनमेंट है, सही है। वीडियो भी एडिट करके फटाफट डाल दियो ताकि बाकी भी कर लें, ठीक है। समीर को भी बता दियो भाई, आज इतना ही किया है, इसको कवर कर लो, ठीक है। हाँ, बस सही है। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।